लाइव ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 2 दिन की यात्रा से वापस आ गए हैं। उसके पहले वो फ्रांस में भी थे, लेकिन अमेरिका की उनकी यात्रा को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। चर्चाएं यात्रा से पहले भी थीं और चर्चाएं उसके बाद भी हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस यात्रा से भारत को मिला क्या, भारत को क्या उससे फायदा हुआ। ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से आक्रामक रवैया अपनाया हुआ था तमाम देशों को लेकर, भारत को लेकर भी, उस आक्रामक रवैये में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ। और उसी तरीके से उन्होंने जो संयुक्त प्रेस वार्ता थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि भारत को किन किन मुद्दों पर हमने समझौता करने को विवश किया है और ये सारी बातें। लेकिन भारत की तरफ से जो महत्वपूर्ण बात है वो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जिस तरह से पिछले दिनों वहां से अवैध प्रवासियों को लाया गया, भारत में अमृतसर पहुंचाया गया 104 भारतीयों को जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए थे, और उनको जिस अमानवीयता के साथ यहां पर लाया गया, शायद उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। लेकिन बात तो हुई उस मुद्दे पर यह कोई उसकी गारंटी नहीं दी गई है कि उन प्रवासी भारतीयों को दोबारा कैसे पहुंचाया जाएगा। आज फिर एक जहाज आने वाला है, रात 10 बजे 9 बजे तक के करीब यहां पर पहुंचेगा अमृतसर। उसके बाद एक और जहाज आएगा कल, वो भी अमृतसर आएगा। और पिछला जो जहाज आया था 104 भारतीयों को लेकर, वो भी अमृतसर ही आया था। आखिर क्यों एक सीमावर्ती शहर में, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ शहर है, ये सारे जहाज अमेरिका से जब आ रहे हैं, वहां की वायुसेना के जहाज हैं, तो अमृतसर ही लैंड क्यों कर रहे हैं? इस पर बड़ा सवाल उठाया है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान ने। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि आखिर पंजाब को क्या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा है कि जब यहां से जहाज चलाने की शुरुआत करने की बात कही जाती है, हवाई अड्डों की बात की जाती है, तो सरकार खामोश होती है। लेकिन सारे जो अवैध प्रवासियों को लाने वाले जहाज हैं वो अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतारे जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग उसमें गुजरात के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, लेकिन अंबाला में नहीं उतारा जा सकता, हरियाणा के, गुजरात में नहीं उतारा जा सकता, और यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में भी नहीं उतारा जा रहा है। क्यों उतारा जा रहा है ये अमृतसर में? ये एक पंजाब को बदनाम करने की साजिश है, भगवंत सिंह मान का कहना है। लेकिन इसके अलावा भी कई सवाल उठ रहे हैं। इसको सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। सुनते हैं किस तरह से भगवंत सिंह मान ने इस पर आक्षेप जताया है, आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन इसको लेकर दूसरे दलों के नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आखिर सारे विमान ये अमृतसर में ही क्यों उतारे जा रहे हैं? क्या इसके बारे में भी कोई डील हुई है अमेरिका से? अब अमेरिका से जो भी समझौते हुए हैं भारत के, और उन समझौतों को जिस तरह से तत्काल आने से पहले ही, प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही उन समझौतों पर अमल होना शुरू हो गया है, वो दिखा रहा है कि कितना दबाव है भारत के ऊपर। अमेरिका ने कितने दबाव के साथ भारत से समझौते किए हैं। कई चीज़ों की शुरुआत हो गई है। जो टैरिफ की बात, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी, तो टैरिफ में कमी, यानी जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है अमेरिका से आने वाले सामानों पर, उसको घटा दिया गया है कुछ सामानों पर। उसका जिक्र करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं भगवंत सिंह मान ने क्यों आपत्ति जताई है जो हर बार विमान जो अमेरिका से अवैध प्रवासियों को ला रहे हैं उनको अमृतसर में लैंड कराया जा रहा है। सुनते हैं भगवंत सिंह मान को। हुण जिहड़ा नवां इन्हां ने ਕੀਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, 1 मेरे ख्याल च उत्तराखंड दे सी। ते चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की कटेरी है। हुण दूजा जहाज
पंजाबी में बात कर रहे हैं भगवंत मान, और ये बार बार कह रहे हैं कि अमृतसर में क्यों उतारा जा रहा है, जबकि दूसरे राज्यों के लोग हैं और ज्यादा संख्या में है। अगर पिछली खेप को देखा जाए जिसमें 104 भारतीयों को लाया गया था, उसमें 33 लोग हरियाणा और गुजरात के थे, 33 लोग हरियाणा के थे और 33 लोग ही गुजरात के भी थे और 30 लोग पंजाब के थे। लेकिन इस विमान को अमृतसर उतारा गया और आज और दूसरा जो विमान आने वाला है वो भी वहीं लैंड कराए जा रहे हैं। तो भगवंत मान का यह कहना है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश है। यही बात कह रहे थे अमलेंदु जी की साजिश रची जा रही है, और भी तमाम उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई और यह कहा कि दूसरी जगह क्यों नहीं लाया जा रहा है। और यहां से जब हवाई जहाज शुरू करने की बात हम करते हैं, मांग करते हैं, हवाई अड्डे बनाने की मांग करते हैं, तो उन मांगों को खारिज कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है। और जो भगवंत मान ने जो सवाल उठाया है वो उनका कहना है कि पहला विमान जो है वो अमृतसर में उतरा, अब दूसरा विमान जो है वो भी अमृतसर में उतरेगा। विदेश मंत्रालय को बताना चाहिए कि विमान उतारने के लिए अमृतसर को किस मापदंड के आधार पर चुना गया, ये भगवंत मान का सवाल है। और उनका कहना है कि आप पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर को चुनते हैं। फिर ये भी कहना भगवंत मान का कि जिस समय पीएम मोदी और ट्रंप मिल रहे थे उस समय अमेरिकी अधिकारी हमारे लोगों को बेड़ियां डाल रहे थे, क्या ट्रंप ने यही तोहफा दिया है? ये बड़ा सवाल जो है भगवंत मान ने पूछा है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के सैन्य विमान अमृतसर में उतर रहे हैं और दुश्मन देश पाकिस्तान उसके ठीक बगल में है, लाहौर वहां से 40 किलोमीटर दूर है। ये कैसी विदेश नीति है? शेख हसीना हिंडन में उतरी, बहुत वाजिब सवाल है कि शेख हसीना जो है जिनको आपने शरण दी वो तो हिंडन में उतरी, गाजियाबाद, इन्हें भारतीय नागरिक जो कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास कर रहे हैं, हिंडन में क्यों नहीं उतारा जा सकता है? इन्हें राष्ट्रीय राजधानी में उतारा जाना चाहिए, हम अपने लोगों को वहां से लाएंगे। अमृतसर को जानबूझकर यह दिखाने के लिए चुना जा रहा है कि केवल पंजाबी ही अवैध प्रवासी हैं। अहमदाबाद या अंबाला को क्यों नहीं चुना जाता? भाजपा हमेशा पंजाब को बदनाम करने की साजिश रच रही है। वे अमृतसर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित नहीं होने देते, यह दावा करते हुए कि यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, तब अमेरिका से उड़ानें क्यों आ रही हैं? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि विमान अभी भी रास्ते में है, हवा में है, मार्ग बदलें और इन्हें दिल्ली या हिंडन या अहमदाबाद में उतारें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई आप जब अमृतसर से इंटरनेशनल उड़ानें जो है उसको आप प्रतिबंधित किए हुए हैं, वहां से आप नहीं उड़ने देते हैं, तो ये इंटरनेशनल उड़ान जो कि सैन्य उड़ान है, अमेरिका का सैन्य हवाई जहाज आ रहा है, उसको आप क्यों उतरने दे रहे हैं अमृतसर के हवाई अड्डे पर? और यही काम किया था इस सरकार ने, समीर जी, जब पठानकोट और उड़ी में ISI के एजेंटों को बुलाकर रेकी करवाई थी, दिखवाया था कि क्या क्या है। ये आरोप विपक्ष ने लगाया कि रेकी करवाई थी। तो ये अब सवाल जो अब भगवंत मान उठा रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के सेक्रेटरी हैं उनका भी एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है समीर जी, मुझे लगता है कि उसको भी सुन लिया जाना चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल, बयान कई उनके बयान को भी सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से दूसरे दलों के नेता भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि अमृतसर में ही इस जहाज को क्यों उतारा जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये भगवंत मान का जो कहना है, जो उनकी आपत्तियां हैं बिल्कुल वाजिब हैं। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अमृतसर जो कि एक सीमावर्ती जगह है, जिला है पंजाब का, लाहौर की दूरी, पाकिस्तान के लाहौर शहर की दूरी वहां से मुश्किल से 40 किलोमीटर है। ऐसी जगह पर अमेरिकी वायुसेना का विमान क्यों उतारा जा रहा है? उसकी कितनी जांच की जा रही है? क्या वो वहां उतारने लायक है? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अमृतसर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के पंजाब प्रदेश के महासचिव हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, और भगवंत मान के जो आरोप हैं क्या वो भी उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। जो लोग डिपोर्ट होकर भारत आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें अधिकतर पंजाब के हैं। जो पहले लगभग 100 यात्रियों का प्लेन आया उसमें से 33 पंजाब के थे, और आज जो प्लेन 119 का आ रहा है उसमें 66 जो है वो पंजाब के हैं। सो मैं समझता हूं कि ये बेवजह से इस विषय पर राजनीति की जा रही है कि प्लेन कहां लैंड कर गया। विषय तो ये है कि ये लोगों को इलीगली अमेरिका में किसने भेजा। लाखों रुपया खर्च कर ये जो लोग हैं, चाहे पंजाब के हैं चाहे अन्य क्षेत्रों के हैं, लाखों रुपया अपनी जमीन बेचकर, अपना मुश्किल से पैसे जुटाकर विदेश में गए इन ट्रैवल एजेंटों को पैसे देकर, वो भी इलीगल तरीके से। पंजाब सरकार बताए कि उन ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर क्या कार्रवाई की है इन्होंने।
जो 33 लोग पहले वापस आए थे वो किन ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से गए थे, इसके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई की पंजाब सरकार बताए। और जिस तरह की भाषा पंजाब के मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल की, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हम समझ सकते हैं कि कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब सूर्य अस्त हो चुका था, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हम पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन दुख की बात है कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और बेवजह राजनीति कर रहे हैं इस विषय के ऊपर। बेहतर तो यह होता कि वो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते कि ये 33 लोग आए थे, इनको किन किन ट्रैवल एजेंटों ने भेजा था और उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की, इसका ब्यौरा देते वो। मैं भगवंत मान की स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं, अगर मुख्यमंत्री हो, दम है, तो जिन ट्रैवल एजेंट्स ने लाखों रुपया लेकर इनको इलीगली बाहर भेजा था, उनके ऊपर कार्रवाई करके पंजाब की जनता और देश की जनता को बताएं। तो अनिल सरीन ने पंजाब के मुख्यमंत्री की तो उनके शब्दों की तो निंदा की, लेकिन बहुत जरूरी सवाल उन्होंने उठाया। हालांकि हम लोग इस कार्यक्रम में भी उसकी चर्चा कर चुके हैं, कई दूसरे कार्यक्रमों में भी, कि ये जो अवैध तरीके से प्रवासी भारतीय हैं जो वहां पहुंचे कैसे थे, ये भी बड़ा सवाल है। और उनको जो पहुंचाने वाले जो ट्रैवल एजेंट्स थे, जो ब्रोकर्स थे, उनके खिलाफ किसी सरकार ने कोई कार्रवाई की है या नहीं की है, वही बात अनिल सरीन भी कह रहे हैं। और ज्यादातर पंजाब को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यही सारे राज्य हैं जहां से ज्यादातर अवैध प्रवासी गए हुए हैं। और ये मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जानना चाहते हैं वो कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जाहिर तौर पर वो केवल पंजाब की सूची मांग रहे हैं, लेकिन वो लंबी सूची हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश की भी है, खास तौर पर हरियाणा और गुजरात से जाने वालों की। अमलेंदु जी, तो सीधे तौर पर ये अपनी ही पार्टी की सरकार को और अपने ही नेताओं को कह रहे हैं कि पैसे लेकर उनको ट्रैवल एजेंट्स को जो है बढ़ावा दिया गया और उन लोगों ने इस तरह अवैध प्रवासियों को अवैध तरीके से बाहर भेजा है। नहीं, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी और कह रहे हैं कि हिम्मत है तो लिस्ट दिखाओ ट्रैवल एजेंट्स की, कैसे भेजे गए हैं। तो अब ये बताना चाहिए कि 104 में ये खुद कह रहे हैं कि 33 जो थे वो पंजाब के थे, यानी 100 बाकी सब बाहर के थे, उसमें गुजरात के सबसे ज्यादा हैं। तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र सिंह पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनौती जो है भाजपा के नेता दे रहे हैं कि हिम्मत है तो इन ट्रैवल एजेंट्स के नाम बताओ और क्या कार्रवाई की है ये नाम बताओ। यानी समीर जी, नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका जाके बहुत बुरे फंस गए हैं और ट्रंप से यारी के चक्कर में जो है वो भारत पे तो भारी पड़ ही रही है, लेकिन मोदी पर भी भारी पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अब सरीन साहब जो है, जो भाजपा के प्रदेश महासचिव हैं पंजाब के, अब वो सीधे सीधे भगवंत मान को, मतलब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को तो नहीं कह सकते, तो भगवंत मान के जरिए जो है वो हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि उनका साफ कहना है कि वो ट्रैवल एजेंट्स की सूची बताई जाए जिन्होंने भेजा और कितना पैसा लेकर भेजा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो ये तो अब पूछ रहे हैं, जब पूछ लिया तो नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि उन ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय तक वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये सवाल उनका जायज है, वो पूछ भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री से रहे हो, लेकिन इसका मतलब कि परोक्ष रूप से वो सारे मुख्यमंत्रियों से पूछ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बड़ा आक्षेप वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगा रहे हैं। तो अनिल सरीन जो पंजाब बीजेपी के महासचिव हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है, लेकिन अमृतसर में अवैध प्रवासियों को लाने वाले विमान की लैंडिंग क्यों कराई जा रही है, ये सवाल बड़ा बना हुआ है और इसको लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण मांगा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि यह बहुत सही, उनकी जो उनकी आपत्ति है वो बिल्कुल जायज है। क्या बात है कि अमृतसर में ही लैंड कराया जा रहा है उन विमानों को जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे भारतीय हैं, उनको यहां पर लाया जा रहा है और बहुत ही अमानवीय तरीके से लाया जा रहा है। क्या वो जिस तरीके से लाए जा रहे हैं तो अमृतसर में आएंगे, दूर है, वो लोगों को पता नहीं चलेगा, या फिर और क्या कारण है? सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है। बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे।
तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया, ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये गुजरात में भी है। हमने देखा है कि ज्यादा से जो इलीगल इमिग्रेंट्स का आंकड़ा आता है अमेरिका से, वी आर द सेकेंड हाईएस्ट कंट्री जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं अमेरिका में। ये लोग क्यों जा रहे हैं? ये जा रहे हैं फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर जिंदगी। और अगर एजेंट्स पे आप ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी राज्य में हो, ये सरकार की नाकामयाबी है, ये गृह मंत्रालय की नाकामयाबी है, ये अमित शाह की नाकामयाबी है। तो वो जो कह रहे हैं वो पंजाब का अस्तित्व, पंजाब का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने जो बात कही है उससे मैं अग्रीमेंट में हूं। तो भगवंत मान का के समर्थन में है और ये कह रही हैं कि बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादातर लोग गुजरात से आ रहे हैं और जहां से भी आ रहे हो अमृतसर में उतारने का क्या लॉजिक बनता है। और ये सही बात है कि अमृतसर में क्यों उतारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि अमृतसर एक वहां पर अमेरिका का सैन्य विमान आ रहा है, वहाँ के एयरफोर्स का विमान है और उसको अमृतसर लैंड कराया जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पाकिस्तान के तमाम जो बड़े शहर, महत्वपूर्ण शहर है, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो बहुत ही संवेदनशील जगह है, वहाँ पर आप अमेरिका के एयरफोर्स के विमान को आने की इजाज़त कैसे दे रहे हैं। और अमृतसर में क्या पंजाब में आप बताना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग यहीं से गए हैं, अवैध तरीके से बाहर जाने वाले लोग पंजाब के ही हुए और पंजाब को एक तरह से अपमानित करने के आरोप कई बार पंजाब के नेताओं ने लगाए हैं, भगवंत मान ने भी लगाए हैं केंद्र सरकार के ऊपर। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और जाहिर तौर पर सबकी निगाहें उस पर लगी हैं कि आज जिन प्रवासी भारतीयों को भेजा जा रहा है, क्या उन्हें भी उसी दशा में भेजा जाएगा जिस दशा में पहली खेप आई थी। और जो भगवंत मान कह रहे थे कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, उसी समय इन भारतीयों को, प्रवासी भारतीयों को जो वहां अवैध तरीके से पहुंचे हुए हैं, उनको डिपोर्ट करने की तैयारियां हो रही थी। तो क्या जिस वक्त वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे, एलॉन मस्क के साथ बातचीत कर रहे थे, उनके परिवार से बातचीत कर रहे थे, वो दूसरी तरफ भारत के नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां डाली जा रही थी। ये देखने वाली बात होगी जब आज दूसरा जत्था पहुंचेगा अमृतसर। क्या लिखा है पी चिदंबरम ने, उसको भी बताते हैं आपको। उन्होंने लिखा है कि सभी की निगाहें आज अमृतसर में उतरने वाले अमेरिकी विमान पर होंगी जो अवैध प्रवासियों को वापस लाएगा। क्या निर्वासित लोगों को हथकड़ी लगाई जाएगी और उनके पैर रस्सियों से बांधे जाएंगे, या भारतीय कूटनीति के लिए एक परीक्षा है। तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी परीक्षा है। हालांकि परीक्षा में फेल हो ही चुकी है सरकार एक बार, और सबसे बड़ा फेलियर तो ये है कि जिस तरह से राज्यसभा में विदेश मंत्री ने उस तौर तरीके को जायज ठहराया, उसको वैध ठहराया। मांग हो रही थी कि इस पर चर्चा कराई जाए और विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर अमेरिका का समर्थन करते हुए कहा कि बिल्कुल सही तरीके से उनको पहुंचाया गया है, पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां पहनाकर। हालांकि संसद में इसको लेकर जमकर लगातार विरोध होता रहा, प्रतिरोध होता रहा, सांसद वॉकआउट भी करते रहे, लेकिन सरकार उससे टस से मस नहीं हुई अपने बयान से। अब जबकि प्रधानमंत्री की मुलाकात भी हो गई है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए राजी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं कि भारत के नागरिकों की जो वापसी है वो सम्मानजनक तरीके से कराई जाए। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी मसला उठ रहा है और जो अमेरिकी अखबार हैं समीर जी, सब अमेरिकी अखबारों ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने ज़बरदस्त तरीके से दबा लिया और नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात जो थे वो कर ही नहीं पाए ट्रंप से कि आप हमारे भारतीयों को किस तरीके से कैसे भेज रहे हैं। और यहाँ तक लिखा है अमेरिकी अखबारों ने कि ट्रंप जो थे एक अच्छे बार्गेनर साबित हुए और उन्होंने अपना माल सब जो है कबाड़ा वो सब बेच दिया और नरेंद्र मोदी उनके सामने कुछ नहीं कर पाए। ये भी अखबारों ने लिखा है कि किस तरीके से व्हाइट हाउस ने पहले ही दबाव नरेंद्र मोदी पर बना दिया और ये घोषणा कर दी कि उसे अमेरिका का कबाड़ जो है वो खरीदना होगा। और नरेंद्र मोदी जो थे वो अपने शान में कसीदे पढ़कर चले आए ट्रंप के, और ट्रंप ने जो है वो सीधे सीधे बेइज्जती एक तरीके से कहा जाए वो नरेंद्र मोदी के सामने कर दी। ये तमाम अमेरिकी अखबारों ने भी लिखा है। तो जो बात कह रहे हैं पी चिदंबरम कि भारतीय कूटनीति की परीक्षा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय कूटनीति की परीक्षा, भारतीय कूटनीति नहीं समीर जी, ये नरेंद्र मोदी की यारी की परीक्षा है
चूंकि आप कह रहे थे ना कि ट्रंप से आपकी बहुत अच्छी यारी है और ट्रंप जो है वो जो करेंगे उससे आपकी यारी बहुत मजबूत है और आप भारत के लिए कुछ लेकर आएंगे। हमारा मीडिया भी ये बहुत तुम्हार बांध रहा था कि ट्रंप और मोदी की यारी जो है भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो भारत के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हुई है ट्रंप और मोदी की यारी, ये सब सामने आ रहे हैं। और अमेरिकी अखबार जो है वो इस बात को लिख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वाशिंगटन पोस्ट तक, कि ट्रंप जो है उन्होंने एक तरीके से भारत को, नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से दबाव में ले लिया। और प्रवासियों के मुद्दे, टैरिफ का मुद्दा, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिस पर भारत जो है वो एकदम से खामोश रहा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से खामोश रहे। 56 इंच का छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बने हुए थे ट्रंप के सामने। इस तरीके की बातें विपक्ष कर रहा है। जी बिल्कुल, जो उस संयुक्त प्रेस वार्ता की जो तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, उस समय का जो रिकॉर्डिंग है, वो हम लोग अगर देखें तो किस तरीके से बिल्कुल हावी दिखाई पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे समझौते बहुत ही दबाव में करने पड़े हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा दबाव है जिस दबाव में आकर देश के हित से जुड़े तमाम आप समझौते कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने नागरिकों की जो बेइज्जती हुई है उसके खिलाफ आप प्रतिरोध नहीं दर्ज करा सके हैं, प्रतिवाद नहीं दर्ज करा सके हैं। यह कौन सी विवशता है, जबकि तमाम छोटे देशों ने अपने जहाज भेजकर अपने नागरिकों को वापस बुलाया है। और अब तो यह भी बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर सारी फ्लाइट्स जो हैं वो अमेरिका से लेकर आ रही हैं जो इन भारतीयों को, वो अमृतसर ही क्यों उतर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लगातार ये पूछा जा रहा है। तमाम जो पूर्व डिप्लोमेट्स हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया में इसकी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है। क्या ये वही मजबूरी है अमलेंदु जी जो सवाल पूछ दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और ये भी है, ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूर भी किया, अन्यथा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना तो करते नहीं। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो ट्रंप की ये एक तरह से कहा जाए कि मजबूती रही, यहाँ भी मजबूती रही कि जो नरेंद्र मोदी 11 साल में भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो यानी 70 सालों में पहली बार रिकॉर्ड टूट गया नरेंद्र मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। सवाल भी ऐसा आ गया कि जिसकी कल्पना जो थी वो नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी, क्योंकि सोचते थे यहाँ तो भारत में जिस तरीके से मीडिया को दबाया हुआ है इस तरीके से काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ जो था वो सवाल पूछ लिया गया अडानी को लेकर, और अडानी को लेकर जो सवाल पूछा गया उस पर जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से गड़बड़ा गए। उनकी भाव भंगिमा और उनका जो बात करने का तरीका था वो साफ मालूम पड़ता था कि अगर उन्हें मतलब जरा सा भी अकेले में मिल जाता वो पत्रकार तो उठाकर पटक देते जमीन में। इस तरीके से उनकी भाव भंगिमा थी वो बताने लगी। तो ये जिस तरीके की वहाँ से खबरें आ रही हैं और जो तमाम मीडिया लिख रहा है समीर जी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लिख रहा है, वो नरेंद्र मोदी की तो बदनामी कर ही रहा है। नरेंद्र मोदी तो खैर क्या उनकी नाम और बदनामी क्या होगा, भारत के प्रधानमंत्री इससे ज़्यादा और उन्हें क्या मिलेगा, कुछ भी उनकी बदनामी नहीं है, नाम की तो उनकी। लेकिन भारत की बदनामी हो रही है प्रधानमंत्री के इन जो काम है उनकी वजह से। तो ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। जी बिल्कुल, एक झटका है। और यही कहा जा रहा है कि ये जो यारी का दम भरते थे प्रधानमंत्री मोदी की, ट्रंप से दोस्ती है, यारी है, वो भारत पर अब बहुत भारी पड़ रही है जिस तरह से समझौते करके आए हैं। और उन समझौतों पर तुरंत अमल भी किया जा रहा है, यानी जो टैक्स रेट है उनको कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। समीर जी, जो टैक्स रेट घटाया जा रहा है, जो एक पे एक बोतल देने के लिए जो भ्रष्टाचार बताया जा रहा था अरविंद केजरीवाल का, सबसे पहले छूट शराब पर दी गई है। अमेरिकी शराब अब 50% सस्ती हो जाएगी, टैरिफ 50% कम कर दिया गया। तो इसका मतलब इसमें भी कोई घोटाला होगा। अगर अरविंद केजरीवाल एक बोतल पर एक शराब दे रहे थे फ्री, तो वो घोटाला था। ये अमेरिकी शराब 50% सस्ती कर दी गई, तो ये घोटाला नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। जी हो सकता है अब ये व्यक्तिगत है। बिल्कुल, तो व्यक्तिगत मामला वहां पर यह भी पता चला। और वहां अमेरिका में पत्रकारों को प्रधानमंत्री मोदी ने नसीहत भी दी कि जब दो एक राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं तो उनके बीच में व्यक्तिगत मामलों पर बात नहीं होती। पता नहीं उन पत्रकार साथी को ये बात मालूम थी कि नहीं मालूम थी, लेकिन अमृतसर में जिस तरह से प्रवासी भारतीयों को लाया जा रहा है, लैंड कराया जा रहा है, उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और पंजाब में तो इसे लेकर बड़ी नाराजगी है। न केवल मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पर आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी जो दूसरा विमान आ रहा है उसकी डायरेक्शन को मोड़ा जाए, दूसरी जगह ले जाया जाए। वहीं अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री गुलजार सिंह ने भी इस मामले में केंद्र सरकार की आलोचना की है और सख्त ऐतराज जताया है कि आखिर पंजाब के अमृतसर में ही सारी फ्लाइट्स क्यों लैंड कराई जा रही हैं। सुनते हैं क्या कहा है गुलजार सिंह ने इस मामले में। अपनी बदकिस्मती है पंजाब दी, पंजाबियों दी
ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੜਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ करके अमृतसर। तो गुलजार सिंह रानिके भी कह रहे हैं, पंजाब में मिनिस्टर रहे हैं, अकाली दल के नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कह रहे हैं कि पंजाब का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार ने हमेशा पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, खासकर अमृतसर ज़िला जो सीमा के पास है, यहाँ विमान उतारना, कथित अवैध प्रवासियों को अमेरिका ले जाना पंजाब को बदनाम करने और ये दिखाने की साजिश है कि केवल पंजाबी ही अवैध प्रवासी हैं, विमान कहीं और भी उतार सकते हैं। यानी वही बात इन्होंने भी कही है जो भगवंत मान ने कही है। और अमलेंदु जी, अकाली दल तो एक समय भारतीय जनता पार्टी का इतना एक मजबूत सहयोगी रहा है, हालांकि मजबूत सहयोगी पुराने तो सभी अब इस समय अपनी गति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ये मजबूत सहयोगी रहा है, प्रशंसक रहा है बीजेपी के नेताओं का, वो किस तरह से सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवंत मान उठा रहे हैं। हाँ समीर जी, ये बात तो सही है, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ विपक्ष जो है, मतलब जो पंजाब में विपक्ष है और सत्तारूढ़ दल है, उनको राजनीतिक कदम भी उठाने चाहिए, ऐसा लगता है। अगर आपको ये आपत्ति है कि पंजाब में क्यों उतारे जा रहे हैं, तो आप अमृतसर हवाई अड्डे पर जब वो जहाज उतरे तो आप डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाइए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाइए। ये काम तो आप कर ही सकते हैं, तो ट्रंप तक भी संदेश जाए कि आप जिस तरीके से भेजें तो आपका भारत में विरोध हो रहा है। तो ये सिर्फ ट्विटर पे लिखकर या सिर्फ बयानबाजी करके ये काम चलने वाला नहीं है। राजनीति राजनीतिक तरीके से होनी चाहिए, तरीके से विरोध करिए, प्रदर्शन होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस देश में जो प्रदर्शन होने चाहिए, ये भारत की अस्मिता का सवाल है। नरेंद्र मोदी भारत की अस्मिता से समझौता कर सकते हैं, लेकिन भारतीय भारत की अस्मिता से कैसे समझौता कर लें? चलिए नरेंद्र मोदी तो ठीक है, कभी भी झोला उठाकर चल लेंगे, वो तो कह चुके हैं फकीर आदमी है, कभी भी झोला उठाकर चल लेंगे, तो उनका क्या आता है, झोला उठाकर चल लेंगे। लेकिन आम भारतीय नागरिक जो है उसको कम से कम इसका प्रतिवाद करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो बदमाशी दे रहे हैं भारतीयों के साथ में, उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ें उठनी चाहिए देश के अंदर से, मुझे लगता है ऐसा। समीर जी बिल्कुल उठनी चाहिए। और प्रदर्शन जिस तरह से विरोध हो रहा है, निश्चित तौर पर आगे इस विरोध का स्वरूप दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर लगातार फ्लाइट्स इतने विरोध के बावजूद अगर अमृतसर ही लाई जाती रहेंगी तो जाहिर तौर पर नाराजगी बढ़ेगी और एक राज्य की अस्मिता का सवाल है। अस्मिता का क्या, ये तो पूरे देश की अस्मिता का और इज्जत का सवाल है कि किस तरीके से भारत के नागरिकों को लाया जा रहा है और भारत सरकार उस अपमान को बर्दाश्त ही नहीं कर रही है, बल्कि समर्थन कर रही है अमेरिका का। ये नहीं देख रही है कि आखिर ये वहां पहुंचे कैसे, उसमें हमारी सरकारों की कितनी नाकामी है। लेकिन जब जिस तरह से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है तो हम उसी सरकार का समर्थन करते दिख रहे हैं, जिसका पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। दुनिया के दूसरे देशों को भी वहां से डिपोर्ट किया गया, लेकिन लोगों ने सम्मानजनक तरीके से ही वापसी के लिए सहमति जताई। तमाम देशों ने अमेरिका के जहाज़ों को वापस भेज दिया जो उनके यहाँ ले जा रहे थे, और खुद उनको अपने जहाज से सम्मानजनक तरीके से ले आए, क्योंकि अवैध तरीके से वो पहुंचे जरूर थे, लेकिन इस अवैध तरीके से पहुंचाने में भी बहुत लोगों की भूमिका थी। बहुत से लोग गलती से भी पहुंचे थे। ये कोई वैसा इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उनके साथ इतनी अमानवीयता की जाए। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के नेता और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं मनीष तिवारी, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। लेकिन इस मुद्दे पर अब सरकार से जवाब मांगा जा रहा है और जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है केंद्र सरकार कि आप अमृतसर पर में ही लैंड कराने के लिए क्यों राजी हुए हैं। सुनते हैं मनीष तिवारी को क्या कह रहे हैं। Well, first of all, they are not donkeys. They are human beings. They are not hardcore terrorists. They are not criminals. They went in search of an economic opportunity. It's another matter that they may have entered the United States of America illegally or in a extra legal manner. First question is whether due process was followed before deporting them. The second question is, did Prime Minister raise these concerns during his visit to the United States of America? Number three, is the government of India
all right with Indian citizens being handcuffed, shackled, humiliated, treated in an ignominious manner, stripped of their human rights, completely degraded and denied basic human rights, including the right to even use the toilet without being unfettered and unshackled? Is the government of India all right with this? So therefore, under those circumstances, these are germane questions for which there are no answers. Over and above that, why are these planes landing in Punjab? I mean, what is the kind of message you're trying to send? Are you trying to send a message that every illegal immigrant to the United States of America is from Punjab? So therefore, the Chief Minister of Punjab is absolutely correct to that extent. You know, there were people from Gujarat, there were people from Haryana. You could have landed this plane in Delhi, you could have landed it anywhere. And why in Amritsar all the time? So first you made a mistake with the farmers' agitation. Now you are making a mistake again. Unfortunately, Delhi does not understand. तो सवाल उठा रहे हैं और भगवंत मान से पूरी तरह से सहमति जता रहे हैं कि बिल्कुल हर बार क्यों लाया जा रहा है अमृतसर में ही। और मनीष तिवारी उसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लाया गया, कितनी अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ा उन नागरिकों को जो अमेरिका से पहले राउंड में डिपोर्ट किए गए। और सरकार ने अब बात की है या नहीं की है। लेकिन अब बड़ा एक सवाल डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो उठाए थे, एक बार फिर इस मुलाकात के बाद, मोदी ट्रंप मुलाकात के बाद फिर उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है। बहुत ही तल्ख लहजे में उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। वो लिखते हैं कि अब जब ट्रंप ने मोदी को अपनी जेब में कर लिया है, और ब्रैकेट में लिखते हैं, याद रखें कि वेटर की विनती के बावजूद मोदी को ट्रंप के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी मोदी ट्रंप से मिलने के लिए बाद में वॉशिंगटन भागे थे। आयोजित मीडिया सम्मेलन में मोदी एक चूहे की तरह थे। अब ट्रंप, रूस और चीन एक समझौता करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाया है इन्होंने, और इस बात को पहले भी कह रहे थे कि नहीं बुला रहा है अमेरिका, लेकिन उनको आमंत्रण लेने के लिए, इनविटेशन लेने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। ये अमलेंदु जी सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज़बरदस्त तल्ख भाषा में इस बात को कह रहे हैं। आखिर ये वेटर से उनका क्या अभिप्राय है, किसके लिए ये वेटर शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने? ये वेटर शब्द का इस्तेमाल जो है समीर जी उन्होंने किया है एस जयशंकर के लिए, जो कि विदेश मंत्री हैं, और ये उस समय भी कहा था, ये खुलासा जो था वो सुब्रमण्यम स्वामी ने ही किया था कि एस जयशंकर जो है वहाँ पड़े हुए हैं, और इसलिए पड़े हुए हैं कि ताकि किसी भी तरीके से निमंत्रण जो है मोदी को मिल जाए उनके उसमें शपथ ग्रहण समारोह में जाने का। लेकिन वो शपथ ग्रहण समारोह में जाने का निमंत्रण जो है वो मिला नहीं, तो इसको लेकर जो है वो तंज जो है वो कसा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो वेटर कह रहे हैं। लेकिन जो एक और जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि मीडिया के सामने मोदी चूहे की तरह थे। समीर जी, इतना तगड़ा प्रहार तो किसी विपक्ष के नेता ने भी नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री भी रहे हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान, विदेश नीति, अर्थनीति, कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी इनके चीजों का उल्लेख करती है और विपक्ष के नेताओं पर तमाम आरोप लगाती है। हाँ, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो हमले भारतीय जनता पार्टी करती है वो सुब्रमण्यम स्वामी के ही निकाली हुई चीजें हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमला करती है, वरना भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं हमला करने के लिए। तो वो सुब्रमण्यम स्वामी ही वो देते हैं हथियार जो है। तो अब सुब्रमण्यम स्वामी के हथियार जो है वो तोपों का मुंह जो है वो मोदी जी की तरफ हो गया, वो मोदी जी को चूहा बता रहे हैं। तो ये तो मोदी जी को बताना चाहिए कि उनकी 56 इंच की छाती है, वो अकेले सब पर भारी हैं और ट्रंप पर भी भारी है। सर्जिकल स्ट्राइक अमेरिका पर कर देनी चाहिए। हम मोदी जी के साथ हैं अगर अमेरिका पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं मोदी जी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक क्या करेंगे? जिस तरह से ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि वहां पर उनकी स्थिति देखने लायक थी, और यहां पहुंचने से पहले, कल देर रात पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके पहले ही जो समझौते दबाव में एक तरह से जबरन उनको करने पड़े, उन समझौतों पर उन्होंने तो अमल करना शुरू कर दिया। और जो अभी आप बता रहे थे कि शराब की, जो अमेरिका से शराब इंपोर्ट हो रही है, उस पर 50% टैरिफ को कम कर दिया गया और अभी पहुंचे ही नहीं है। यानी एक तरह से सिंबॉलिक रूप से उन्होंने बता दिया कि जो जो आपने कहा है हम उसको जाकर तुरंत उस पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और ये तुरंत जाके कहा इंप्लीमेंट करेंगे, और आते ही कर दिया। शराब सस्ती कर दी। अब अमेरिकी शराब यहाँ बिकेगी तो यहाँ के शराबियों का क्या होगा जो शराब के व्यापारी हैं समीर जी? और उनमें से तमाम तो जो चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा बताया जाता है।
तो अब उनका क्या होगा? तो यानी एक तरीके से इतने ज़्यादा दबाव में हैं ट्रंप के कि आते ही सबसे पहले अमेरिकी शराब जो है वो सस्ती की गई है। ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इन सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन एक जो लगातार ये अभी पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने लिखा है और ये सभी लोगों को ये इस पर उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि आज जो खेप आ रही है, जो जत्था आ रहा है 119 भारतीयों का जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए हैं, उनको भेजा जा रहा है, अमृतसर भेजा जा रहा है। अमृतसर ही क्यों भेजा जा रहा है, इस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन वो जिस तरीके से भेजे जाएंगे, पिछली बार जैसे भेजे गए थे, क्या वही तरीका अपनाया जाएगा या इस बार बदलाव होगा? अगर वही तरीका अपनाया जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त जो कह लीजिए कि जनता का गुस्सा है वो फूट पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने भले ही प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस मामले में उन्होंने बात तो की ही होगी, और नहीं की होगी तो फिर ये दिखा दे रहा है कि किस मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ तमाम समझौते प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री पहुंच आए हैं तो भारत में जो राजनीतिक स्थितियां हैं उनमें भी अब धीरे धीरे हलचल दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में सरकार चुनाव हुए, रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब तक पूर्ण बहुमत के बावजूद पता ही नहीं चल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री बनेगा या फिर यही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही सरकार चलाते रहेंगे। सरकार नहीं बनी है, मुख्यमंत्री नहीं तय है, कौन मंत्री बनेगा ये सारी चीज़ें तय नहीं है, लेकिन सरकार फैसले ले रही है। यमुना के किनारे आरती शुरू हो गई है। सीवीसी की जो जांच है उसके लिए, और जो शीश महल यानी मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जिस सरकारी घर में रहते थे उसकी जांच की तैयारी शुरू हो गई है। तमाम फैसले लेने शुरू हो गए हैं। अभी तक पता नहीं है कि दिल्ली में सरकार है किसकी। हाँ, अभी तक पता ही नहीं है दिल्ली में सरकार है किसकी, लेकिन सरकार काम कर रही है। यही तो होता है समीर जी, सरकार कैसे काम करती है। डबल इंजन की सरकार, यहाँ तो जो है बिना इंजन के ही भाग रही है रेल। इंजन लगा नहीं हो, पहले से रेल चलना शुरू की तो बिना इंजन के भी रेल भागा करती है। ये भारत में हो सकता है और हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री पता नहीं है, पता यार साहब 15 नाम जो है वो चल रहे हैं दौड़ में, और मोदी जी आ गए हैं। अब वो 15 नाम में से लिस्ट छाटेंगे। अरे मोदी जी ये तो बताइए कि इन 15 नाम की लिस्ट जो आ गई है, तो आपको वोट दिया था जनता ने कि बीजेपी को वोट दिया था कि मोदी जी तय करेंगे? विधायकों को क्यों नहीं तय करने दे रहे हैं? तो ये सवाल भी उठ रहा है कि भाई विधायक जो है वो अपना मुख्यमंत्री भी नहीं चुन सकते। ये स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी में समीर जी। और इधर बीच एक और खबर आ रही है अमलेंदु जी कि नीतीश कुमार भी अब एक धड़कन बढ़ाने वाले हैं। कल फिर वो दिल्ली आ रहे हैं। कल फिर दिल्ली आ रहे हो, पता नहीं अब क्या जो है नई चीज लेकर आएंगे नीतीश कुमार। अब ये है, और कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी होनी। पिछली बार तो लौट के चले गए थे बिना मिले हुए। अब इस बार बताया जा रहा है कि मुलाकात होगी उनकी प्रधानमंत्री से। मुलाकात होगी तो क्या बात होगी अब ये देखना होगा। एक तो वैसे ही प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका से लौट कर आए हैं, बहुत तनाव में है, बहुत दबाव में है। इधर से नीतीश कुमार और पहुंच गए। मुझे लगता है नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि ये सही मौका है, जो कुछ लेना है उस समय ले लो, क्योंकि इस समय अमेरिका का दबाव पड़ा हुआ है, तो दबाव में कुछ चीज मिल जाएगी। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ये दबाव बनाने के लिए और आ रहे हो कि अमेरिका का दबाव तो पड़ ही रहा है, नीतीश कुमार का दबाव भी जो है नरेंद्र मोदी पर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं भारत में वो एक तेजी से बदल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों में जहां सरकारें हैं और जहां सरकार नहीं भी है, अपने नेताओं के, अपने मंत्रियों के जो विरोध की खबरें आ रही हैं लगातार, उनको कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। तो तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संकट दिखाई पड़ रहे हैं, और अब बड़ा संकट केंद्र सरकार पर है, क्योंकि अमेरिका के सामने जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ऐसे समझौते किए हैं जिनको कहा जाए कि घुटने टेक दिए हैं, इस तरह के समझौते किए हैं, उसको लेकर देश में जबरदस्त गुस्सा है। जाहिर तौर पर जो एनडीए के घटक दल है उनमें भी इस बात को लेकर नाराजगी होगी, और है भी कि किस तरह से भारत के नागरिकों को आप सम्मान तक नहीं दिला पा रहे हैं। दुनिया के छोटे छोटे देश भी जो सम्मान दिलाने में कामयाब हो रहे हैं, आखिर मजबूरी क्या है? अब सबसे बड़ी बात अमलेंदु जी यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी है? 140 करोड़ की जनता का देश जो है वो इस तरह से अपने नागरिकों की इंसल्ट को बर्दाश्त कर रहा है। ये तो प्रधानमंत्री ने खुद बता दिया था समीर जी, मजबूरी क्या है। प्रधानमंत्री से जब पूछा गया अडानी के मसले को लेकर, प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत मसला है। तो प्रधानमंत्री ने बता दिया कि क्या मजबूरी है, किसकी वजह से वो जो भारतीयों के अपमान को तैयार हो गए हैं।
और व्यक्तिगत मसला बता दिया उन्होंने। तो अब विपक्ष यही कह रहा है कि व्यक्तिगत मसला बताया तो इसका मतलब ये व्यक्तिगत प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत मसला है, यही कहा। ये तो कहा नहीं उन्होंने किसका व्यक्तिगत मसला है। तो अब विपक्ष का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसी व्यक्तिगत मसले की वजह से भारतीयों का अपमान कराने के लिए राजी हो गए हैं। और ट्रंप के सामने जो कि कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का, जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका कहना है कि मोदी जो थे ट्रंप के सामने, मीडिया के सामने चूहा बने हुए थे। बिल्कुल। उस जो ट्रंप, जो सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है उसको भी हम एक बार देखेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो दृश्य भी देखेंगे जब उनसे पूछा गया सवाल अडानी को लेकर तो उनका क्या जवाब था। पहले देखते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। वो लिख रहे हैं कि अब जब ट्रंप ने मोदी को अपनी जेब में कर लिया है, ये बहुत सीधे तौर पर वो लिख रहे हैं कि अब जब ट्रंप ने मोदी को अपनी जेब में कर लिया है, याद रखें कि वेटर की विनती के बावजूद मोदी को ट्रंप के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर भी मोदी ट्रंप से मिलने के लिए बाद में वॉशिंगटन भागे थे। आयोजित मीडिया सम्मेलन में मोदी एक चूहे की तरह थे। अब ट्रंप, रूस और चीन एक समझौता करने जा रहे हैं, यानी ये जाहिर तौर पर ये भारत के खिलाफ ही समझौता होगा जिसका ये जिक्र कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा नहीं। लेकिन अब एक बार उस वीडियो क्लिप को भी देख लेते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे अचानक पूछ लिया गया अडानी को लेकर एक सवाल, जिसकी भारत के में तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल्पना भी नहीं की थी, कभी करते भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कभी सोचा होगा, पर वहां पे पूछ लिया। जब सवाल पूछ ही लिया तो जवाब देना था, तो जवाब क्या रहा, एक बार हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो हर भारतीय को अपना मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अडानी भी एक भारतीय है। लेकिन अमलेंदु जी, क्या उन भारतीयों में वो भारतीय नहीं 18,000 जिनको एक एक करके लाया जा रहा है अमृतसर के हवाई अड्डे पर, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर, वो नहीं है? उनको तो बता दिया उन्होंने अवैध प्रवासी हैं जी, तो उन्होंने बता चुके हैं। अवैध प्रवासी वो अमेरिका के लिए है, भारत के लिए नहीं है। अमेरिका के लिए है तो मगर मोदी जी के परिवार में तो नहीं है, वरना मोदी जी के परिवार में होते तो ऐसे हथकड़ियां और बेड़ियां पहनकर थोड़ी आते हैं। मोदी जी बर्दाश्त थोड़ी करते। अगर मोदी जी के परिवार का कोई होता इस तरीके से आता तो मोदी जी अमेरिका पे सीधा सर्जिकल स्ट्राइक कर देते, ट्रंप को ठीक कर देते, फिट कर देते। और यही तो कहा जा रहा है कि ये जो तमाम समझौते कर रहे हैं तो वो उन्हीं के लिए कर रहे हैं जिसका सवाल पूछा गया मोदी से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके खिलाफ जो तमाम केस दर्ज हैं, उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी है, उसमें कुछ सहूलियत मिल जाए। ये आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही आरोप लग रहे हैं। और हो सकता है कि ये कुछ बातें भी नहीं, चूंकि जब कहा कि व्यक्तिगत मसला है तो व्यक्तिगत बातचीत की होगी फिर, और इसीलिए उनके पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है उसको 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। तो यानी वो कानून जो निलंबित हुआ, अब यहाँ चर्चा ये हो रही है, जो इनका समर्थक मीडिया वो कह रहा है कि अडानी के खिलाफ जांच नहीं होगी अब इससे। तो अगर अडानी के खिलाफ इससे जांच नहीं हुई तो इसका मतलब मोदी भी ट्रंप भी जानते थे कि मोदी जी की असली मंशा क्या है आने की। तो मोदी जी का काम कर दिया ट्रंप ने, मोदी जी का काम कर दिया, लेकिन भारत का काम खराब कर दिया। और मोदी जी अपना काम कराकर भारत का काम खराब कराकर आ गए। तो ये विपक्ष कह रहा है समीर जी, ये विपक्ष कह रहा है। लेकिन जो सबसे तल्ख टिप्पणी है वो है सुब्रमण्यम स्वामी की। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और कानून मंत्री रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो कह रहे हैं और सीधे तौर पर एक बार फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि वॉशिंगटन गए, भागे गए और डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम नेताओं को बुलाया, चीन के राष्ट्रपति को बुलाया, फोन करके बुलाया, लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे। अगर उनकी बात, उनके शब्दों पर ध्यान दे तो वो कह रहे हैं कि जबरन वहां पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के लिए, और उसके लिए विदेश मंत्री वहां पर लगातार डेरा डाले हुए थे। बिल्कुल ये बात तो सही है कि उस वक्त वहां पर विदेश मंत्री थे, और ये कहा जाता है कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है वहां पर, यानी जो सरकार जा रही है और नई सरकार आ रही है, उस दौरान कोई डिप्लोमेसी की बात तो होती नहीं है। उस समय विदेश मंत्री वहां पर गए क्यों थे? और चूंकि एक बड़ा अनुभव और जानकारी रखते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पास जानकारियों का के तमाम स्रोत भी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि विदेश मंत्री, उसके पहले पता भी नहीं था कि विदेश मंत्री वहां गए हुए हैं, उसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने ही बताया कि वहां पर गए हैं और उनके जाने का मकसद यह है कि वो इनविटेशन हासिल कर सकें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। हालांकि वो नहीं हासिल कर सके, एस जयशंकर तो जरूर गए थे उसमें, लेकिन अब एक बार फिर जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि वो इसके बाद जब उनको इतना महत्वहीन किया गया तो वो ये दिखाने के लिए जबरन कोशिश की उन्होंने इतने दिनों से कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए, और वो मुलाकात हुई, लेकिन ये दिखा रहा था कि आप किन परिस्थितियों में वहां गए और क्या क्या समझौते उस मुलाकात की एवज में आपको करने पड़े। बिल्कुल समीर जी, और ये किस तरीके से ट्रंप की यारी जो है, मोदी और ट्रंप की यारी भारत को भारी पड़ गई है, ये मालूम पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके के समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच में, जो खबरें आ रही हैं और जो व्हाइट हाउस का वक्तव्य था, वो साफ बताता है कि भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और नरेंद्र मोदी एकदम से बिल्कुल आत्मसमर्पण करके आए हैं। और जो सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा भी है कि भारत की कूटनीति, मतलब विदेश नीति जो है वो एकदम से फेल हो गई है, और भगवंत मान के सुर में सुर भी उन्होंने मिलाया। वो हम लोगों के पास उनकी बाइट होगी तो हम उसको सुनवा भी सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। लेकिन समीर जी, ये सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत या विपक्ष की बात नहीं है, आम भारतीय नागरिक अब ये चर्चा कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से आत्मसमर्पण करके आए हैं ट्रंप के सामने, और ट्रंप ने जो है भारत को अच्छे तरीके से, भारत के एक तरीके से कहा जाए सिर पे जो उस्तरा चला दिया है, और अमेरिका बहुत फायदे में रहा है और भारत को एक तरीके से लूट लिया है ट्रंप ने। तो सुनते हैं क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन इस जो मुलाकात है, मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं, मुलाकात की वजहों पर सवाल उठ रहे हैं, और उस मुलाकात के दौरान जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। F-35 जेट विमान जो है, लड़ाकू विमान, उन पर अभी समझौता तो नहीं हुआ है। दोनों के ज्वाइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्वाइंट जो MOU साइन हुआ, उसमें उसकी बात नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि उसकी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और ये जो फाइटर प्लेन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के लिए आउटडेटेड है, इसका कोई मतलब नहीं है। एलॉन मस्क जो खुद इस समय राष्ट्रपति के बड़े सलाहकार बने हुए हैं और करीबी हैं, वो बहुत पहले ही कह चुके थे कि अमेरिका के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कबाड़ है। अब क्या उस कबाड़ को खरीदने का भी समझौता करना पड़ेगा भारत को? ये भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल इस यात्रा ने छोड़े हैं प्रधानमंत्री के, जो अमेरिका के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की इस मुलाकात पर। ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया? ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे, उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। आप देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी अमानवीयता हमारे लोगों के साथ हुई, आपने उस मुद्दे को ही नहीं उठाया। तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि आज सरकार टेस्ट पर है कि क्या आज भी हमारे लोग ऐसे ही बेड़िया और हथकड़ी लगा के लगाए जाएंगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। कल मोदी जी ने मूक दर्शक बनना कबूला था। मैम, दिल्ली सीएम जो पूर्व सीएम थे केजरीवाल, उनके ट्विटर हैंडल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सीएमओ था, अब केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो होता है वो एक सरकारी संपत्ति है। जैसे फिजिकल एसेट्स होते हैं, सीएम के कार्यालय को आप अपना कार्यालय वर्किंग तो नहीं घोषित कर दीजिएगा, वैसे ही सीएम का ट्विटर हैंडल एक डिजिटल एसेट है सीएम का, एक पोजीशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का, और उसको अपना बना लेना सर्वथा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये
ये माइंडसेट दिखाता है। लोगों ने एक जनादेश दिया है, जनादेश आपके खिलाफ है और उस जनादेश के चलते आपको वो सारे एसेट सरेंडर करने पड़ेंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का आवास हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का कार्यालय हो, चाहे सचिवालय हो, और चाहे जो डिजिटल एसेट्स ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हो। ये गलत है जो उन्होंने किया है। ये एक फिजिकल एसेट के तरह ही डिजिटल एसेट है जो आपको इनकमिंग चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए, उसको अपना बनाने का ये कोई दरकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें उसी पर हैं कि जो आज जो एक जत्था आएगा जिसमें 119 वो भारतीय होंगे जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए हैं और अमेरिका उन्हें जबरन वापस भेज रहा है, उनको किन परिस्थितियों में लाया जाता है। क्या उसी तरह से लाया जाएगा जिस तरह से पिछली बार पहली बार जो जत्था लाया गया, बहुत ही अपमानजनक तरीके से, बड़ी अमानवीय स्थितियों में उनको 40 घंटे की यात्रा के दौरान उनकी जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं उस विमान में नहीं थी, कार्गो प्लेन था, उसी में लाया जाएगा, या फिर उसमें कुछ प्रधानमंत्री ने बात की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया इस तरह का, और जो ना ही उसके बाद जो विदेश सचिव ने बात की उसमें भी इसका जिक्र नहीं हुआ। ये तो कहा कि इस मुद्दे पर बात हुई है, लेकिन उस तरीके से लाए जाएंगे या नहीं इस पर खामोश रहे वो भी, तो उसको देखने वाली बात है। पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसी तरह से लाया गया तो ये एक बहुत बड़े गुस्से का कारण बनेगा देश के नागरिकों के बीच। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी गुस्से का कारण बनेगा। हो सकता है कि देश में प्रदर्शन भी शुरू हो जाए, तो इसलिए पहले ही नरेंद्र मोदी को ट्रंप से बात करनी चाहिए थी, और अभी भी वक्त है टेलीफोन करके बात करें। उनकी तो बचपन की यारी है, साथ में मगरमच्छ पकड़ा करते थे दोनों लोग वडनगर में, तो जाके ट्रंप से कहें कि भाई हमारे भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा अपमान मत करो। अगर छोड़िए सारे भारतीयों को, कम से कम गुजरातियों को ही बेड़ियां लगा कर ना भेजे, इतनी ही बात कर लें ट्रंप कि गुजराती जो आएंगे उनको आप बेड़ियां हथकड़ी लगा कर नहीं भेजेंगे, इतना ही कर लें कम से कम। भाई गुजरात के बेटे हैं, आपको चली माँ गंगा ने तो बुलाया था, यहाँ चले आए, लेकिन आप गुजरात के बेटे हैं, गुजराती जाना है आपको वापस, तो आप कम से कम गुजरातियों के लिए इतना काम कर लीजिए, कुछ तो कीजिए। भारतीयों के लिए ना कीजिए, इंडिया फर्स्ट ना कीजिए, गुजरात फर्स्ट है आपका तो गुजराती फर्स्ट कर लीजिए, गुजरातियों के लिए ही बात कर लीजिए। भाई गुजरातियों को आप बेड़ियां हथकड़ी लगा कर भेजिए, कुछ तो कीजिए। लेकिन जैसा कि कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये हमारे शब्द नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी के हैं कि नरेंद्र मोदी चूहा बने हुए थे। तो जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो बॉडी लैंग्वेज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो साफ तौर पर दिखा रही थी कि किस तरह से वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरन खड़े किए गए हैं, उनको मजबूर हैं वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होने के लिए, और जो तमाम वार्ता हुई है, जो तमाम फैसले हुए हैं, समझौते हुए हैं, उनको किस तरीके से उन पर दबाव डालकर वो सारे समझौते किए गए हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम चीज़ों की जानकारी खुद ही दी कि भारत क्या करेगा, वो तेल हमसे ज़्यादा खरीदेगा, वो हमसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स ज़्यादा खरीदेगा, वो तमाम दूसरी चीज़ें हमसे ज़्यादा खरीदेगा, यानी अभी तक जो सामान खरीद रहा था वो ज़्यादा खरीदारी होगी और भारत से जो रुपया है और ज़्यादा हमारे पास आएगा, ये उनका कहना। रुपया क्या, वो डॉलर आएगा। तो ये सारे समझौते निश्चित तौर पर इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं कहा जाएगा, और इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में अमेरिका ने तमाम तरह की शर्तें लगा दी हैं और वो सारी की सारी शर्तें भारत के खिलाफ जाने वाली हैं। तो ये और दूसरे इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर आप ड्यूटी घटाते हैं तो यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा और उससे जो देश का नुकसान होगा वो कई तरह का नुकसान बताया जा रहा है होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो डिफेंस के तमाम चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड सामान है, उनको खरीदने की जो मजबूरी है, अगर उनको हम खरीद लेते हैं, जो F-35 जेट विमान की ही बात हो रही है अमलेंदु जी, जिसको वहाँ पर घोषित किया जा चुका है, जो तमाम डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो उसको बेकार बता रहे हैं कि वो अमेरिका में तो कबाड़ की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हम उस कबाड़ को खरीदने पर विवश हो रहे हैं? और ये सारी डील 2-4 करोड़ की तो होती नहीं, हज़ारों करोड़ रुपए की होती है। तो वो हज़ारों करोड़ रुपए देकर हम वहाँ का एक तरह से कबाड़ खरीदेंगे जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसकी सर्विसिंग तक के लिए हमको उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अमेरिका पर। आखिर ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं? बिल्कुल समझिए, ये सारी चीज़ें जो दिखा रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रही हैं। और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है समीर जी, उन्होंने पूछा है कि देश ये भी जानना चाहता है कि जो F-35 लड़ाकू विमान है, इनको उड़ाने की कॉस्ट अमेरिकी डॉलर मतलब $35,000 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटा है।
तो ये क्या मोदी सरकार को लगता है कि इतना रुपया जो है भारत के लिए सही है? और क्या भारतीय वायुसेना और रक्षा विशेषज्ञों से इस बारे में कोई बातचीत की गई? खुद जो एलन मस्क है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, और मोदी जी वहां भी मत्था टेकने गए, एक तरीके से कहा जाए, भाई एलन मस्क से मिलने की क्या आवश्यकता थी? उसको भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आप अपने पूरे डेलीगेशन के साथ गए हैं, एलन मस्क एक राष्ट्रपति की तरह से बैठे हुए और अपने परिवार के साथ बैठे हुए, परिवार के साथ बैठा हुआ, यानी वो अपने परिवार के साथ बैठा हुआ और आप पूरा डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं, यानी एलन मस्क जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हैसियत वाला हो गया। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, ट्रंप के सामने आप झुक गए तो एक बार घुमाना जा सकता है कि भाई बड़ा देश है, जैसा कि एस जयशंकर ने कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। तो यही मान लिया जाता कि भाई चलिए आपसे 100 गुना है उसकी अर्थव्यवस्था, आप नहीं लड़ सकते, इसलिए आप झुक गए। लेकिन एलन मस्क के सामने आप क्यों झुक गए? ये सवाल उठ रहे हैं। और यही एलन मस्क जो है, उन्होंने समीर जी 25 नवंबर 2024 को रात को 10:15 पर ट्वीट किया था और कहा था कि कुछ यूएस वेपन सिस्टम जो गुड है, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज्यादा कबाड़ हो गए, और F-35 जो है उसके लिए उन्होंने कबाड़ का इस्तेमाल किया था। तो ये कबाड़ का जो शब्द इस्तेमाल किया था एलन मस्क ने, वो कबाड़ आप लेकर चले आ रहे हैं। सवाल यह है कि जो F-16 कहा जाता है, जो अमेरिका पाकिस्तान को देता रहा है और भारत को उसने कभी नहीं दिया वो F-16, तो वो F-16 जो क्यों नहीं आया? आपने अगर सौदा ही करना था तो F-16 का आप करते। फिर सवाल ये है कि इसका गोला बारूद कहाँ से आएगा, क्या होगा? बहुत सारे सवाल जो हैं इन डील्स को लेकर हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अपने मित्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है, ये विपक्ष का कहना है कि अपने मित्र को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका के साथ ऐसे समझौते करके आए हैं जिससे भारत को नुकसान ही नुकसान है, और मोदी और ट्रंप की यारी जो है वो भारत को बहुत भारी पड़ रही है। तो नुकसान ही नुकसान है, भारत को आर्थिक रूप से नुकसान है, उसकी जो संप्रभुता है, सम्मान है, उसके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने देश के नागरिकों का अपमान भी बर्दाश्त करने को मजबूर हो रहे हैं। यही सवाल उठ रहा है। एक बार पी चिदम्बरम का वो ट्वीट देखते हैं और वो जो कह रहे हैं उसी पर निगाहें आज पूरे देश की लगी हुई है। पी चिदम्बरम के ट्वीट को, ये सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट है, इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया है। सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत ही एक तल्ख भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की उस मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। तो पी चिदम्बरम ये लिख रहे हैं कि सभी की निगाहें आज अमृतसर में उतरने वाले अमेरिकी विमान पर होगी जो अवैध अप्रवासियों को वापस लाएगा। क्या निर्वासित लोगों को हथकड़ी लगाई जाएगी और उनके पैर रस्सियों से बांधे जाएंगे? ये भारतीय कूटनीति के लिए एक परीक्षा है। तो वास्तव में बहुत बड़ी परीक्षा है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है, न तो विदेश मंत्रालय ने ही, न प्रधानमंत्री ने अपने कोई किसी ट्वीट में या किसी अधिकारी ने, कि इस मुद्दे पर कोई बात हुई भी है या नहीं, कि किस तरीके से लाया जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अमृतसर में ही सारी फ्लाइट्स क्यों लैंड कराई जा रही हैं, और अमृतसर में ही लैंड कराए जाने से क्या मतलब है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या यह बताना चाहते हैं कि पंजाब से ही ज़्यादातर प्रवासी जो है वो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, जबकि पहली खेप जो आई थी उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो गुजरात के थे, ये कहा जा रहा है, हरियाणा के भी लोग थे, पंजाब के भी थे, लेकिन यही और बार बार फ्लाइट्स को लैंड कराया जा रहा है पंजाब में। तो इसको लेकर भगवंत मान ने बहुत गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है, सरकार पर आरोप लगाए और कहा भी है कि अभी भी समय है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा होती है, ये फ्लाइट को मोड़ा भी जा सकता है, वो अमृतसर ही लैंड करेगी रात को 10 बजे के करीब, उसको आप वापस भेजने का इंतज़ाम करिए। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच समझौते हुए हैं, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे जो निकल कर तमाम चीज़ें आ रही हैं, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो दिखा रही हैं कि भारत को तमाम समझौते किन परिस्थितियों में, किन मजबूरी में करने पड़े हैं, और मजबूरी क्या है इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी तो एक ही बताई जा रही है, जो सवाल पूछा गया उनसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, वही मजबूरी है समीर जी। उसी मजबूरी का जो है वो नाम जो है वो अडानी बताया जा रहा है। विपक्ष का ऐसा कहना है। विपक्ष का कहना यह है कि अडानी की मजबूरी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने एक तरीके से आत्मसमर्पण करके आए हैं और पूरे भारत की जो है संप्रभुता जो है उसको गिरवी रख दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई एक ट्वीट किए हैं, और एक ट्वीट जो F-35 को लेकर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया है। बहुत सारे सवाल उन्होंने उसमें पूछे और फिर आखिर में यही पूछा है, उन्होंने कहा है कि देश के लोग, सुरक्षा विशेषज्ञ व देश की तीनों सेना के लोग मोदी सरकार से राष्ट्र हित में जवाब चाहेंगे।
तो ये राष्ट्र हित में जो है मोदी जी से जवाब मांगे जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय हित को तो मोदी जी से जो है वो ताक पर रखकर सब समझौते कर ही आए हैं जब, तब फिर अब जवाब कौन मांगेगा और मोदी जी किसको जवाब देंगे, ये सवाल है। मोदी जी किसी को जवाब नहीं देते हैं, मोदी जी मन की बात करते हैं और मन की बात कर आए हैं मोदी जी, ये विपक्ष को समझना चाहिए। मन की बात भी करते हैं और परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन बड़ा इम्तिहान है जो पी चिदंबरम कह रहे हैं कि भारत की कूटनीति का, जो विदेश नीति का एक बड़ा इम्तिहान है। अमृतसर में आज जो फ्लाइट लैंड होगी, क्या वो उसी तरह से होगी जो पहला जत्था आया था अवैध प्रवासियों का, अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों का, जिनको भारत लाया गया। देखने वाली बात होगी। इन सब पर बनी रहेंगी हमारी निगाहें। आप भी बने रहिए डीबी लाइव के साथ। तमाम खबरों और विश्लेषण के लिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।